हेलो बेटा, द कॉमर्स हब से मैं शिवम तिवारी आपसे बात कर रहा था अकाउंटिंग के अपने कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में। ठीक है, अगर आपको हमारे टॉपिक लगातार पसंद आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताएं आपको क्लास कैसे लगी। और अगर कुछ कमी आ रही है तो आप हमको बताने का कोशिश करें, क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशन केवल वही एक टॉपिक रहेगा जो आपका नीचे कमेंट आएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पिछली क्लास जो मैंने 30 से 35 मिनट की रिकॉर्ड करके डाली थी आपके लिए, उसमें हमने अकाउंटिंग कुछ बेसिक लेक्चर के बारे में बात किया था। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है इसने, देखोगे सब लोग, हम लोगों ने बात किया था अकाउंटेंसी क्या है ना। ध्यान रखो सब लोग, यहां पर हमने बात किया था फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है। मैंने आपको पढ़ाया था फादर ऑफ अकाउंटेंसी है ल्यूकस पैसियोली। ध्यान रखो, मैंने आपको बताया इनके बुक का क्या नाम है, डी कंप्यूटिसेड स्ट्रक्चरिस, जो एक्चुअल में किसकी बुक थी, मैथ की। आप एक बात और ध्यान रखोगे, ये बुक कब पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुई थी 1494 में। ध्यान रखो, ये जो मैथ की बुक थी इसके कुछ पार्ट में हमको क्या मिले, अकाउंटिंग। तो जनरली हम लोग मानते हैं 1494 से अकाउंटिंग स्टार्टिंग हो गई, और फादर कौन है इसके, ल्यूकस पैसियोली। ठीक है, यहां तक हमने कुछ छोटी मोटी बात की थी। फिर हम लोग बात कर रहे थे ट्रांजेक्शन क्या होता है ना। हमने फिर आपसे बात किया व्हाट इज मीन बाय ट्रांजेक्शन, बात किए थे। मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्या होता है ना। तो ध्यान रखोगे, मैंने आपको यहाँ पर बताया ट्रांजेक्शन के बारे में। ध्यान रखो अगर आप लोग, मैंने आपको पढ़ाया कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, किसके बीच में होता है ना। तो मैंने आपको बताया मिस्टर ए कौन है, सेलर है, इसके पास क्या है, ओनरशिप। ओनरशिप किसकी है, गुड्स की है। ठीक, मिस्टर बी से क्या कर, मिस्टर बी कौन है, मिस्टर बी है बायर। इनको क्या की जा रही है, ट्रांसफर की जा रही ओनरशिप। ठीक है ना। अब ये ओनरशिप जो ट्रांसफर होती है ये कब हो सकती है, ऑन द स्पॉट है ना, एट द टाइम ऑफ सेल, तुरंत। या कब हो सकती है, फ्यूचर डेट पर। ठीक है ना, या तो आप फ्यूचर किसी डेट पर भी कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखोगे। ठीक, तो ध्यान रखो, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को गुड्स या सर्विस ट्रांसफर कर रहा हो, बदले में जो दूसरी पार्टी है फंड को ट्रांसफर कर रही हो, उस पूरे प्रोसेस को आपने नाम दिया ट्रांजेक्शन। हमने आपको यहां पर पढ़ा रखा है, पढ़ाया था मैंने आपको यहां पर ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन क्या है, मोनेटरी टू वे प्रोसेस, जिसमें दो या दो से अधिक पार्टियां इन्वॉल्व हैं, है ना। जहां पर क्या करते हो आप, गुड्स या सर्विस को ट्रांसफर करते हो या एक्सचेंज करते हो। ठीक है, ध्यान रखोगे एक्सचेंज आप कैसे करते हो, कुछ वैल्यू पर करते हो, इस बात को ध्यान रखोगे। ठीक है, कुछ वैल्यू पर करते हो और किसी पार्टी को करते हो। ठीक है, तो यहां पर देखोगे आप, ये जो ट्रांसफर कर रहे हो, ये ट्रांसफर किसको कर रहे हो, वन पार्टी टू अनदर, किस पर कर रहे हो, किसी वैल्यू पर। ठीक है, तो इसीलिए आपने इसको क्या नाम दिया, ट्रांजेक्शन नाम दिया। ठीक है, ट्रांजेक्शन का फीचर्स निकला, कम से कम इसमें कितनी पार्टियां होनी चाहिए, दो। आप क्या ट्रांसफर कर सकते हो या आप क्या बेच सकते हो, गुड्स या सर्विसेज। ध्यान रखोगे, गुड्स या सर्विसेज आप ट्रांसफर या एक्सचेंज करोगे, है ना। देखो, एक ट्रांजेक्शन के लिए गुड्स सर्विस होना ही बहुत बड़ी बात नहीं, उसका ट्रांसफर और एक्सचेंज होना भी बड़ी बात रहेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके। ठीक है, तो देखोगे आप गुड्स या सर्विसेज जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखोगे जिस वैल्यू पर हो रही है उस वैल्यू को तुमने क्या नाम दिया था, प्राइस। उस दिन मैंने आपको पूरा समझा दिया था। ठीक है, फिर ध्यान रखोगे मॉनेटरी कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप मॉनेटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं करोगे, आपने उसको क्या मान लिया था, बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज मान लिया था। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे, यहां पर इवेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, है ना। इवेंट क्या होता है आपका, जरा चेक करो, हमने आपको पढ़ाया था इवेंट क्या है। ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट होता है उसी को आपने नाम दिया था इवेंट। मैंने आपको पढ़ाया था आप ट्रांजेक्शन क्यों करते हो, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बात बताया था एसेट क्या होती है ना। तो हमने आपको पढ़ा दिया वेरिएबल सोर्स है, जिसका कंट्रोल मैनेजमेंट बिजनेस ओनर के हाथ में होता है, जिसका एक सर्टेन स्पेसिफाइड लाइफ साइकिल है, जो बिजनेस को रन और ऑपरेट कराने में आपका हेल्प करता है, जिसको आप बिजनेस में रीसेल नहीं कर सकते हो। फिर मैं आपसे बात कर रहा था टाइप्स ऑफ एसेट की, नॉन करेंट और करेंट। नॉन करेंट क्या होती है, करेंट क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया था। ऐसी एसेट, जैसे मेरी कोचिंग है, अगर मेरे पास बोर्ड ना हो, डेस्क बेंच ना हो, फैन कूलर एसी नहीं हो, मैं अपना बिजनेस नहीं चला सकता हूं। ध्यान रखो, वही बात यहां पर लिखी गई है।
क्या लिखा गया है? ऐसी कोई भी एसेट जो हेल्प करती है इन दी ऑपरेशन। क्या ऑपरेट करते हो? या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, या प्रोडक्शन करोगे, या सर्विस प्रोवाइड करोगे, ठीक है, किसका? किसी बिजनेस का। एंड जो मूवेबल नहीं है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, उसको नाम दिया गया नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट, ठीक है। बट यहां पर देखोगे ऐसी कोई एसेट जिसको क्या कर दिया है आपने? कन्वर्ट कर दिया कैश में। कितने समय में कैश में कन्वर्ट कर दिए हो? वन ऑपरेटिंग साइकिल में। वन ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? 12 महीना, जो कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 31 मार्च तक, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप मुझको यहां पर बता सकते हो, ठीक है। इसके आगे हम लोग बात कर रहे थे, फिर हम लोगों ने पढ़ा था नॉन करेंट एसेट्स के टाइप। मैंने आपको पढ़ा इसमें 2 तरह का होता है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। एक जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, दूसरे को आप देख छू नहीं सकते हो, ठीक है। बट ध्यान रखो, बेनिफिट आप चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, दोनों का आप यूज करते रहते हैं, ठीक है। जरा आप डिफिनीशन एक बार फिर से पढ़ लोगे आराम से। अगर कोई बच्चा फाउंडेशन का इस पूरे प्रॉपर मैटर को लिख लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है व्हाट इज मीन बाय एसेट, व्हाट इज मीन बाय लायबिलिटी, व्हाट इज मीन बाय एक्सपेंसेस। कोई भी बच्चा एकदम रियल आंसर नहीं देता है। वो पूछता है एसेट का मतलब जिससे हम बिजनेस चलाते हैं, लायबिलिटी मतलब जिसको पे करना होता है, एक्सपेंस का मतलब जो खर्चे होते हैं बिजनेस, ठीक है। तो आप उसका प्रॉपर मीनिंग याद कर लेंगे, ठीक। तो यहां पर देखो मैंने बताया है फिजिकली प्रेजेंट जो होता है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका बेनिफिट आप यूज कर रहे हो, ठीक है। कहां पर यूज कर रहे हो? किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। और जिसको आप सीन या टच कर सकते हो वही आपका टेंजिबल था। जो फिजिकली प्रेजेंटेड नहीं है, ध्यान रखोगे, है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। बट ध्यान रखो बेनिफिट उस एसेट्स का आप यूज कर रहे हैं, कहां पर? बिजनेस में। जिसको आप ना तो सीन कर सकते हो ना तो टच कर सकते हो, उसका नाम क्या रख दिया आपने? इनटेंजिबल एसेट्स। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसको, अच्छा कई बार पेपर में आपसे पूछता है, ध्यान रखो, फॉलोइंग आर नॉट अ टेंजिबल एसेट, फॉलोइंग आर नॉट एन इनटेंजिबल एसेट। तो बच्चा क्या करता है? बार बार टेंजिबल पर या इनटेंजिबल पर टिक करता है। उसको कायदे से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है, तब इस चीजों को क्लियर करना है, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। चलो देखो बेटा सब लोग, सबको दिख रहा है प्रॉपर? आ जाएंगे सभी लोग। एक बार फिर से चेक करो क्या लिखा है पहले, एक बार सारा बच्चा एक बार इसको चेक कर ले। ध्यान रखो लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? हमने यहां पर लिखा लाइबिलिटीज आर अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन। व्हाट इज मीन बाय फ्यूचर ऑब्लिगेशन? ऐसी कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में पे करनी है, उसको आपने क्या नाम दिया? फ्यूचर ऑब्लिगेशन। जो एराइज कैसे हो रही है? किसी भी पास्ट एफर्ट के द्वारा एराइज हो रही है, आपने उसको नाम दे दिया है लाइबिलिटी, ठीक है। जरा ध्यान दो, ये मिस्टर एसटी है ना, मान लो हम है, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमको नौकरी वोकरी नहीं करना है, हमको करना क्या है? बिजनेस, ठीक है। ध्यान रखो अगर बिजनेस करना है तो हमको क्या चाहिए? कैपिटल। तो कैपिटल का क्या करना पड़ेगा हमको? इंतजाम। ध्यान रखिए हम लोग क्या किए? अपने घर से पैसा लिए। पापा से कितना ले लिए? 5 लाख रुपए। जो बाकी बच गया हमको कहां से लेना पड़ेगा? बैंक से। तो हमने क्या किया? बैंक से इसको फाइनेंस करा दिया। फाइनेंस का मतलब समझते हो कि नहीं? आपने लोन लिया। लोन लिया कब बेटा? यहां पर देखो 20 मई 2023 को लिया। अब ध्यान रखो ये जो लिया है तुमने, आज की डेट में अगर लिया है, कल की डेट में पेमेंट करोगे तो पास्ट एफर्ट हो गया कि नहीं? फिर ध्यान रखो ये आप इसको वापस कब कर रहे हो? 20 मई 17 को वापस कर रहे हो, 23 में लिए हो, है ना। फ्यूचर में ऑब्लिगेशन है आपका, बट एराइज क्यों हुआ? क्योंकि पास्ट में तुमने एफर्ट किया, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को नाम रखोगे आप लायबिलिटी। जर्नल टर्म में आप एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज फ्यूचर में आप पे करते हो वो आपकी लायबिलिटी ट्रीट की जाएगी, ठीक है। यहां तक किसी बच्चा को प्रॉब्लम हो बताए हमको। इसके आगे देखेंगे हम लोग, आ गई बात यहां पर। एक्सपेंस क्या होता है? एक प्रॉपर वर्ड हमको चाहिए। ध्यान रखोगे यहां पर अगर आप बात करोगे एक्सपेंस का मतलब, तो ध्यान देना लिखा हुआ है एनी अमाउंट विच इज इनकर्ड ऑन दी रनिंग। अगर आप जर्नली देखो ये बिजनेस है, बिजनेस में एक्सपेंस कहां होगा? ध्यान रखोगे अगर आप रेंट पे कर रहे हो,
अगर आप सैलरी पे कर रहे हो, अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चे दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप एसेट परचेज कर रहे हो, है ना, अगर आप लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हो, ये सब आपके किस में काउंट होंगे? एक्सपेंस में होंगे। ध्यान रखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, नंबर वन नॉन रेकरिंग एंड नंबर टू रेकरिंग। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आओ जानते हैं हम लोग एक्सपेंस क्या होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखोगे, ऐसा कोई बच्चा जिसको इंग्लिश के टॉपिक में प्रॉब्लम है या इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, हर बच्चा जो द कॉमर्स ऑफ फैमिली से जुड़ा हुआ है वो अपने हिंदी के टॉपिक को छोड़कर इंग्लिश के टॉपिक पर पहले फोकस करेगा, ठीक है। हो सकता है आपका जो आने वाला समय है उसमें आपका 2-4% रिजल्ट कम हो, बट जो आने वाला फ्यूचर होगा वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इसलिए आप हमारी बात मानने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन आप कर सकते हो। ध्यान देना, हिंदी का भी वीडियो मैं प्रॉपर अपलोड कर दूंगा, या अगर किसी को प्रॉब्लम होगा वो मेरे व्हाट्सएप के नंबर में मैसेज कर देगा, ठीक है। 7985925954, ये पूरा नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। फिर देखोगे, कोई भी पैसा आप खर्च कर रहे हो, इनकट किस पर खर्च कर रहे हो? रनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, इज कॉल्ड एज एक्सपेंस। अब एक चीज और ध्यान रखना, बिजनेस को रन कराने में कैसा खर्चा होगा? या तो आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे कि नहीं, या तो आप क्या करोगे, आप प्रोवाइड करोगे सर्विसेज, है कि नहीं, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या तो आप प्रोडक्शन करेंगे, या तो आप क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई काम करना है क्या आपको? इसके अलावा और कोई काम प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बात सवाल ये उठा, मैन्युफैक्चरिंग में जो पैसा लग रहा है, रॉ मटेरियल से लेके, रॉ मटेरियल को बनाने के लिए जो मशीनें हैं, है ना, वर्कर के पेमेंट से लेके वर्कर को लाने तक के जो भी खर्चे हैं, ठीक है, सर्विस को प्रोवाइड कराने से लेके सर्विस प्रोवाइड कराने के इंस्ट्रूमेंट तक, वो सारे खर्चे आपके क्या हैं? खर्चे कहलाते हैं। अब वो चाहे खर्चा कैपिटल नेचर का हो और वो खर्चा चाहे रेवेन्यू नेचर को हो, आपको इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारी बात ध्यान से देखोगे, बिजनेस को ऑपरेट कराने में, रन कराने में, मेंटेन कराने में जो भी पैसा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप खर्च कर रहे हो, दैट इज नोन एज एक्सपेंस, ठीक है। अब ये खर्चे दो हैं, नॉन रेकरिंग एंड रेकरिंग। व्हाट इज मीन बाय रेकरिंग? रेकरिंग में जो खर्चा क्या होता है, एक बार, जो खर्चे कब होने वाले हैं? एक बार होने वाले। और रेकरिंग का मतलब क्या है? जो खर्चा कितने बार? अनगिनत बार हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब नॉन रेकरिंग खर्चे को आपने किस में रख दिया है? कैपिटल में। एंड रेकरिंग को किस में रख दिया? रेवेन्यू में। इन्हीं बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जो हिंदी वाला बच्चा है ध्यान रखेगा, कैपिटल को आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप पूंजीगत, और इसको आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप आयगत। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ज्यादा भी हिंदी नहीं करेंगे हम, बाद में आपका हिंदी का लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या हो आप हमसे बताओ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखोगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, चेक करो फटाफट तो, देख लो बेटा सब लोग। देखोगे यहां पर कैपिटल एक्सपेंस, जिसको आपने क्या नाम दिया है? जिसको आपने नाम दिया पूंजीगत व्यय, ठीक है। ध्यान दोगे, ऐसा कोई खर्चा, अच्छा जो हिंदी वाले बच्चे जब मैं लिखा करूं वो प्रॉपर लिख लिया करेंगे, ठीक है। यहां पर मैं बहुत बड़ी अंग्रेजी नहीं लिख रहा हूं जो आपको समझने में दिक्कत हो, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी हमको भी नहीं आती, ठीक। तो आप हमारे साथ यहां पर थोड़ा कॉपरेट करिए, ठीक है। अब यहां पर यूजफुलनेस देखो, यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है? उपयोगिता। तो ऐसा कोई खर्चा जिसकी यूजफुलनेस क्या है? मोर देन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल से अधिक है ना। जिस ऐसे खर्चे के थ्रू एक्विजिशन करो। व्हाट इज मीन बाय एक्विजिशन? एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज। परचेज का मतलब आपको पता है? खरीदना, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, नॉन रेकरिंग के लिए हम लोग परचेज वर्ड यूज नहीं करते। हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं वर्ड एक्विजिशन, है ना। अकाउंटिंग में परचेज के लिए एसेट्स के एक्वायर वर्ड यूज है, ठीक। तो ध्यान रखोगे, ऐसा कोई खर्चा जिससे क्या हो रहा है? एक्विजिशन हो रहा है किसी परमानेंट एसेट्स का, हाँ, ठीक है। तो वो खर्चा कैसा माना जाएगा? कैपिटल। नेचर क्या है इसका? नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या है? एक बार होने वाला है, बार बार होने वाला नहीं है। और जिसको आपने कहां शो कर दिया है? बैलेंस शीट में, है ना। एक बात और लिख सकते हो, बैलेंस शीट में कहां शो कर दिया है? असेट साइड। तो उसको तुमने क्या मान लिया है? उसको मान लिया तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर। या ध्यान रखो,
ऐसा कोई भी खर्चा जो किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज करने में आप खर्च करते हो, उसको आपने नाम दे दिया कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, आते हम लोग आगे। अब देखोगे एग्जाम्पल दिया इसका, मशीनरी परचेस करो, प्लांट परचेस करो, टीवी परचेस करो, फर्नीचर परचेस करो, गुडविल परचेस करो, ये सब। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर, जिसका नाम क्या है, आयगत खर्चे। ठीक है, आयगत खर्चे क्या होते हैं, कोई बताएगा क्या मुझको? एक चीज ध्यान रखो, अगर बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस में इलेक्ट्रिक के बिल आप हर महीने पे करते हो, अपने इंप्लॉइयों को सैलरी आप हर मंथ पे करते हो, अगर पोस्टेज, टेलीग्राम के खर्चे, टेलीफोन के एक्सपेंस, पानी के खर्चे, नाश्ते के खर्चे, ये सब होते हैं। ठीक है ना, क्लीनिंग के खर्चे। ठीक है, तो ये खर्चे आपको बार बार करने पड़ते हैं, इस तरह के खर्चे को आपने नाम दिया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए एक बार पढ़ेंगे हम लोग, देखोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, आराम से आप इसको पढ़ोगे ध्यान से, देखोगे ऐसा कोई खर्चा, फिर वही बात आ गई यूजफुलनेस। यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है, ध्यान रखोगे, यहाँ यूजफुलनेस का मतलब होता है उपयोगिता। कितनी, यहाँ पर विथ इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर है। फिर जो हेल्प कर रहा है, किसमें हेल्प कर रहा है, बिजनेस को रन करने में, बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस को मैनेज करने में। ठीक है, ध्यान रखोगे ऐसे खर्चे को तुमने क्या नाम दिया, रेवेन्यू खर्चा। ठीक है, ऐसे खर्चे का नेचर क्या है, ध्यान रखोगे ये खर्चा रेकरिंग नेचर का है। रेकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है, बार बार होने वाला। ठीक है, और जिसको आप कहां शो करते हो, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में। और कहां शो करोगे इसको, खर्चे को आप शो करते हो डेबिट साइड। छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में बैठाना चालू कर दोगे। ठीक है, वैसे तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं तुमको डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, फिलहाल आप यहां तक जानो। एग्जाम्पल में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस एंड सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो आप। ठीक है, टेलीफोन के एक्सपेंस दे रहे हैं आप, पोस्टेज के दे रहे हैं, टेलीग्राम के दे रहे हैं, एक्सेट्रा खर्चे दे रहे हैं, रिफ्रेशमेंट के दे रहे हैं। ठीक है, ये सब आपके क्या मान लिए जाएंगे, ये सब खर्चे आपके रेवेन्यू नेचर के खर्चे मान लिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बहुत बड़ा मैटर फंसता है हम लोग का बार बार, यहां से आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा गया, जो हमारे टीजीटी पीजीटी टाइप के बच्चे बैठे रहते हैं उनके में यहां से बड़े सवाल पूछे जाते हैं, बहुत फंस जाते हैं। ठीक है, तो देखोगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका नाम क्या रखा गया है, जिसका नाम रखा गया है स्थगित आयगत व्यय। ठीक है, देखोगे जिसका नाम हमने क्या रखा है, स्थगित आयगत व्यय। हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश, इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी जरूर सीखेंगे। ठीक है ना। अब देखो एक बात ध्यान से, ऐसा कोई खर्चा जो नेचर से क्या है, कैपिटल। द कॉमर्स की नई ब्रांच ओपन हो गई डीजे हॉस्टल के पास, है ना, जैसे मैं पहले पढ़ाते थे चंद्रा क्लासेज में। ठीक है, तो मेरा काफी दिन से मन था कि मैं फिर से वापस उसी प्लेस पर जाऊं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक नई ब्रांच अपनी ओपन की है डीजे हॉस्टल के पास, आपके नॉलेज के लिए बताना चाह रहा हूं, बैंक रोड के अलावा। ठीक है, तो देखोगे यहां पर, अब मैं यहां पर आया तो हमको एडवर्टीजमेंट पर खर्च बढ़ाना पड़ा कि नहीं बढ़ाना पड़ा, क्यों बताना पड़ेगा भैया, अब हम एक ब्रांच और ओपन कर लिए। ठीक है, अब उसमें मेरा एडवर्टीजमेंट पर हैवी खर्चा हो रहा है, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। अब आप ये बताओ, जब खर्चा ज्यादा हो रहा है, बट ये बताओ आप, अगर मैं इसको अपने ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में एक साथ डेबिट कर दूं, मान लो मैं 5 लाख रुपए में खर्च कर दूं, जैसे साइट पोइट बनने का खर्चा हो गया हम लोग का 1-2 लाख रुपए। ठीक है, आपकी वेबसाइट मेंटेन हो रही है, ठीक है, कल या परसों में रनिंग में आ जाएगी। ठीक है, आपके वेबसाइट का नाम हो गया द कॉमर्स हब .in। ठीक है, ध्यान रखो, तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे सारी चीजें आपको मिलने लगेंगी। ठीक है, आपका ऐप भी रेडी हो गया एकदम द कॉमर्स हब। ठीक है, तो ध्यान रखो, क्योंकि अब हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि मैं जो क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो ऑफलाइन में प्रोवाइड कर ही रहा हूं, बट आपको मैं सारी क्लासेस ऑन टू ऑल ऑनलाइन में प्रोवाइड करूं। ठीक है, समस्या ये है कि देखो, जैसे हमारे क्लास आपको ऑनलाइन मिल पाते, बाकी टीचरों के नहीं मिल पाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी भी टीचरों की क्लास आपको ऑनलाइन मिल पाए। ठीक है, तो ध्यान रखो, इन सब चीजों के लिए क्या करना पड़ रहा है, हमको एक हैवी अमाउंट खर्चा करना पड़ रहा है, कहां पर, एडवर्टीजमेंट पर। अब ये बताओ, अगर मैं पूरा का पूरा खर्चा पीएल में डेबिट कर दूं तो मेरा पीएल क्या शो कर देगा, लॉस शो कर देगा कि नहीं। और जो मैं ये एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, इस एडवर्टीजमेंट का क्या प्रॉफिट जो है, लाभ हमको कुछ सर्टेन टाइम मिलेगा क्या, ये आने वाले लंबे समय तक इसको हमको प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो जो लंबे समय तक प्रॉफिट दे बट खर्चा हैवी नेचर का हो, तो आप क्या करते हो, उसको नाम दे देते हो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
तो यहां देखो खर्चा का नेचर क्या है, कैपिटल, बट यूजफुल क्या है, मोर देन 1 ईयर। तो ध्यान रखना इन सभी बातों को आप लोग। ऐसे खर्चे को आपने नाम दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हैवी एडवर्टीजमेंट के खर्चे हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, ठीक है, इशू ऑन शेयर एंड डिबेंचर के खर्चे हैं, तो ये सब क्या है हमारे कुछ डेफर्ड रेवेन्यू टाइप के खर्चे, ठीक है। ध्यान रखो इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर के जो खर्चे हैं उसको हम लोग कैपिटल में ही रखते हैं, बट कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान्य जाता है। ये जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में आएंगे तो आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आ जाओ आगे। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे, ठीक है। आइए आगे बढ़े। अच्छा, इसके बाद काफी प्रॉब्लम यहां पर ये थी, मैंने कई बार बच्चे से पूछा व्हाट इज मीन बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो मुझको यही सुनने को मिला कि वो जो सामान खरीदते समय मिलता है हमको सस्ता, वही क्या डिस्काउंट है। तो ध्यान रखो, आप एक प्रॉपर मीनिंग पढ़ो यहां पर ध्यान से। यहां पर लिखा एनी रिलैक्सेशन, है ना। रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है ना। कमेंट बॉक्स में फटाफट सब लोग कमेंट करते रहेंगे। रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन का मतलब छूट नहीं होता है, डिस्काउंट का मतलब यहां पर होता है छूट, ठीक है। रिलैक्सेशन का मतलब होता है एक्चुअल में आराम, बट यहां पर आपका आराम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब कहां से, फिर जो प्राइस में कटिंग हो रही, ठीक है, उसको यहां पर नाम दिया रनिंग, सॉरी रिलैक्सेशन, ठीक। अब ध्यान रखो कि जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है हमेशा कौन प्रोवाइड करेगा इसको, सेलर प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा, अपने बायर को प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करेगा बेटा, हो सकता है वो कैश में प्रोवाइड करे, हो सकता है वो इन काइंड में प्रोवाइड करे, ठीक है। ध्यान रखोगे जिसका मेन पर्पज क्या होगा, पर्पज होगा आपका इंक्रीजिंग दी टर्नओवर और सेल्स। पेपर में बार बार पूछा गया टर्नओवर का मतलब क्या होता है, ध्यान रखो। तो टर्नओवर का मतलब क्या है, आपका ईयर कब से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल से, और खत्म कब हो रहा है 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो सेल होती है ना, तो ध्यान रखो उसे क्या नाम दिया गया, टर्नओवर। एग्रीगेट सेल ऑफ ईयर को आपने नाम दिया टर्नओवर, ठीक है। तो डिस्काउंट का मतलब आपको जनरली यहां समझ गए होंगे, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, सॉरी सिस्टम पूरा बंद कर दिया मैंने, आ जाओ, ठीक। तो ध्यान रखना है यहां पर, क्या ध्यान रखना है आपको, कि कोई भी रिलैक्सेशन जो सेलर अपने बायर को प्रोवाइड करे, क्यों प्रोवाइड करे, उसका मेन एम है सेल को या टर्नओवर को या अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना, उसका नाम क्या है, डिस्काउंट है, ठीक है। आइए फिर आगे बढ़े हम लोग। अब देखो कई बातें हैं डिस्काउंट में, यहां पर देखो क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन इशू है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। नंबर 1 है आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। नंबर 1 है आपका ट्रेड डिस्काउंट एंड नंबर 2 है आपका कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो ध्यान रखो बेटा ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, देखोगे द डिस्काउंट विच इज गिवन, ऐसी डिस्काउंट जो कौन दे रहा है, सेलर। किसको दे रहा है, अपने बायर को, है ना। जिसका मेन एम क्या है, फॉर इंक्रीजिंग द सेल और टर्नओवर इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ऐसी डिस्काउंट जिसका मेन एम है सेल या टर्नओवर को इंक्रीज करना, उसका नाम क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। हमेशा ध्यान रखो जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका अमाउंट जो होता है लिस्ट प्राइस में माइनस किया जाता है, इसकी एंट्री को आप कभी भी शो नहीं करते हैं, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। देखोगे नीचे लिखा है नो अकाउंटिंग एंट्रीज आर डन फॉर ट्रेड डिस्काउंट या पास फॉर ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। क्या आप लोगों को इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे यहां पर एंट्री नहीं होती ट्रेड डिस्काउंट की, कोई एंट्री नहीं होती, यहां पर नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे आप, ठीक है। फिर आ जाओगे आप कैश डिस्काउंट पर, देखोगे द डिस्काउंट विच इज मेन एम टू इंक्रीज द पेमेंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट। ऐसी डिस्काउंट जिसका मेन एम क्या है, आपने पेमेंट को अर्लियर रिसीव करना या पहले रिसीव करना, समय से पहले रिसीव करना, उसका नाम क्या है, कैश डिस्काउंट, ठीक है। इसके लिए आप प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पास करोगे, ठीक है। हमेशा एक चीज ध्यान रखोगे, पहले आप ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करोगे, उसके बाद आप कैश डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करोगे, ठीक है। इन्हीं बातों को वहां पर लिखा गया है, ठीक है।
आइए आगे थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं। देखो सब लोग ध्यान से, दो बातें यहां पर आराम से पढ़ लें पहले आप एग्जांपल को। देखो यहां लिखा है गुड्स परचेज किया कितने का, 1,00,000 रुपए का सामान खरीदा और 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला। आप देखो लिस्ट प्राइस कितने का, 1,00,000 रुपए का है। आपने इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। ध्यान रखोगे 90,000 रुपए आपके प्राइस आ गई किसकी, परचेज की। ठीक है, एंट्री अभी मैं आपको पढ़ाया नहीं हूं, एंट्री की बातें बताऊंगा नहीं, बट जनरल टर्म में आप समझ लो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर हो गया, क्योंकि आप हम मान लेने यहां पर उधार सामान परचेज किया है। ठीक है, क्रेडिट पे सामान परचेज किया। ठीक, यहां पर देखो आप, हमने सामान को परचेज किया 1,00,000 का, बट ट्रेड डिस्काउंट हमारे ऊपर आ गया 10% का, जो कि कितना है, 10,000 रुपए माइनस कर दिए तो 90,000 रुपीज जो आ रहे थे वही आपने यहां पर शो कर दिए। ठीक है, इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट कोई एंट्री पास नहीं किए हो। ठीक है, फिर आगे आ जाओगे, जब आप देखोगे यहां पर सोल्ड गुड्स ₹1,00,000 का एट 10% कैश डिस्काउंट। ध्यान देंगे आप यहां पर केवल किसकी बात करा है, कैश डिस्काउंट बात करा, ट्रेड की बात नहीं किया। अब देखो 1,00,000 का सामान 10% ट्रेड डिस्काउंट 90,000 रुपए आ गया। यहां पर देखो आप डिस्काउंट की एंट्री की हो, ध्यान रखो कैश आपको कितना मिला, 90,000, डिस्काउंट कितने का हो गया आपका 10,000, सामान आपने कितने का खरीदा, सॉरी बेचा 1,00,000 का। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है, आप इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब एक दो नोट है, आप इसको प्रॉपर पढ़ेंगे। आइए पढ़िए इसको, आराम से पढ़ेंगे सारे बच्चे मेरे। द कॉमर्स ऑफ फैमिली के एक एक बच्चे अकाउंटिंग के जितने भी बेसिक नॉलेज हैं उस पर एकदम अपनी कमांड बनाएं। ठीक है, अच्छा एक बात मैं बता दूं, कुछ वैकेंसीज हैं आपकी, जैसे यूपी पीसीएल हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखो यूपी पीसीएल की वैकेंसी को केवल कॉमर्स का बच्चा भर सकता है। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लोगे आप, अगर देखोगे इसकी एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी है आपकी बीकॉम प्लस ओ लेवल। ठीक है, तो मेरा ये विनम्र निवेदन है सभी बीकॉम के बच्चे से वो ए लेवल कर लो। ठीक है, ओ लेवल कर लोगे तभी आप एलिजिबल हो जाओगे। एक बार दो बार से जब फॉर्म आ रहे तो वो ओ लेवल का कंपलसरी नहीं मान रहा है। यहां पर ध्यान रखो, उसने क्या बोल दिया, उसने बोला कि बीकॉम है ना, प्लस आपको ओ लेवल नहीं करना, बट आपको ओ लेवल के लेवल की तैयारी कंप्यूटर में रखनी है। जब आप कंप्यूटर का पेपर पास करोगे तभी आपके पेपर आगे वाले चेक होंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं, जो बच्चा पीजी किया हुआ, पीजी प्लस ओ लेवल, वो एएसप्रो की वैकेंसी को भर सकता है, स्टैटिकल ऑफिसर जो हमारे होते हैं। ठीक है, तो आप इस पर प्रॉपर कमांड करें बेसिक पर। ठीक है, उसके बाद हम आपको और भी टॉपिक और भी क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन में। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी क्लास का आनंद लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ठीक है, लिखा है वाइल पासिंग जनरल एंट्रीज फॉर कैश डिस्काउंट। जब आप कैश डिस्काउंट के लिए एंट्री पास कर रहे हो, ये कंसीडर करिएगा कि यदि कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है तो डिस्काउंट को भी क्या किया जाएगा, डेबिट। बहुत जरूरी बात है, देखो रटने का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अकाउंटिंग में और मैथ में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस यहां पर किस पर है कि आप अगर चेक करो कि अगर खर्चा आपका डेबिट है, सॉरी अगर कैश आपका डेबिट है तो डिस्काउंट को भी आपको क्या कर देना है, डेबिट। एक बात और ध्यान रखोगे, अगर आपका डिस्काउंट क्रेडिट है तो आप ध्यान रखोगे कैश को भी क्रेडिट कर दोगे, या आप हमेशा किस पर फोकस रखोगे, फोकस रखना है आपको कैश पर। अगर कैश डेबिट में है डिस्काउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अगर कैश क्रेडिट में है डिस्काउंट को क्या कर देंगे आप, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आप ये बातें ध्यान रखिए। एक बात मैं आपको और समझाता हूं, अगर कैश डिस्काउंट डेबिट में है, ये क्या शो कर रहा है, एक्सपेंस शो कर रहा है। ठीक है ना, अगर कैश डिस्काउंट डेबिट में है आप उसको नाम देते हो डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस शो कर रहा है हमेशा पीएल में डेबिट करोगे। कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इनकम शो कर रहा है, इनकम को आप कहां शो करते हो, पीएल के केज में। ठीक है, इन्हीं सब बातों को मैंने यहां पर रखा हुआ है। ठीक,
लिखा है क्वेश्चन आर नॉट क्लियरली मेंशन अबाउट द पेमेंट ऑफ अमाउंट बट कैश डिस्काउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। जब भी आपसे क्वेश्चन बात कर रहा है उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि हम ट्रांजेक्शन कैश में करें या क्रेडिट में करें, बट ये स्पेसिफाई कर दिया कि हम आपको कैश डिस्काउंट प्रोवाइड कराएंगे। आप ध्यान रखना, मान लोगे डिस्काउंट कौन सी है, कैश, ठीक है। तो एज्यूम कर लोगे पेमेंट कैसे हो रहा है, कैश में, और कैश डिस्काउंट आप यहां पर मानकर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पास करेंगे। ये सब बातें हम लोग कैश बुक में डिस्कस करेंगे, आपको परेशान होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। हम पहले से आपको नोट देख बता दे रहे हैं जिससे आप एक बार अवेयर होगे, दोबारा चीजों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। लिखा है कैश ऑल्सो इंक्लूड, कैश में इंक्लूड है बैंक ट्रांजेक्शन एंड अदर ईसीएस, जो आजकल आपके इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम चल रहे हैं, गूगल पे, फोन पे एक्सेट्रा, ठीक है। उन सब चीजों को भी इसने ऐड कर रखा है कैश डिस्काउंट में, ठीक है। तो ये इतनी बात है हमारी कैश डिस्काउंट की। थोड़ी बात और मैं बढ़ा रहा हूं, आप देखो यहां पर कैश डिस्काउंट की, आ जाओ आगे, चेक करो सब लोग। यहां पर देखो मैंने इन चीजों को बता दिया है, हमने आपको बताया दो तीन बात। देखोगे आप, डिस्काउंट रिसीव है, इनकम है, इनकम कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड है, एक्सपेंस है, कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस। हमने अभी आपको अकाउंट नहीं पढ़ाया, अकाउंट पढ़ाएंगे तो बताएंगे दोनों अकाउंट कौन से हमारे नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस और इनकम को आप नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करोगे, ठीक है। तो ये हमारी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक। मेरा एक बार फिर से आपसे निवेदन है, अगर आपको हमारा चैनल द कॉमर्स हब लगातार पसंद आ रहा हो, अभी तक मैं केवल उस पर बीकॉम पर काम कर रहा था, बट अब मैं 11 12 और अपने टीजीटी पीजीटी के भी टॉपिक, यूपी पीसीएल के टॉपिक, सभी टॉपिक पर काम करूंगा, ठीक है। प्रॉपर टेट सीरीज, ठीक है, सभी चीजें, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, सभी मटेरियल सब प्रोवाइड कराने वाला हूं, ठीक है। तो आप हमारे लिए बस एक ही काम करें, अगर आपको क्लास पसंद आ रहा हो, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। बाकी मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा नहीं, ठीक है। चलिए, यहां तक में अगर किसी बच्चे कोई डाउट हो, वो बच्चा नीचे मैसेज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, देखोगे कुछ एक्सपेंस है हमारे, एग्जाम्पल जब भी मैंने अभी आपको पढ़ा कैपिटल और रेवेन्यू, वहां नहीं कराया था, आप जब लिखना तो एक लाइन से लिख लेना। देखो, आप परचेज करो लैंड बिल्डिंग, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप लैंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, आपका एसेट्स है, और एसेट्स में जो पैसा आप खर्च कर रहे हो वो क्या है, आपका कैपिटल। प्लांट मशीनरी भी क्या है, आपका एसेट्स है। फर्नीचर फिटिंग क्या है, एसेट्स है। पेटेंट कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट्स है। ज्वेलरी एसेट्स है। ट्रेडमार्क एसेट्स है। तो ये सब एसेट्स है हमारे, और एसेट्स में अगर कोई पैसा खर्च होता है आप उसको नाम देते हो कैपिटल एक्सपेंस। अब आप यहां ध्यान दो, स्टेशनरी में पैसा खर्च करो, रेंट दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, ट्राई पे करो, कैरी इनवर्ड है, आउटवर्ड है, फ्यूल गैस इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आप इन सभी चीजों में पैसा खर्च कर रहे हो, ये सब खर्चे हैं आपके रेवेन्यू नेचर के, आप इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारी तरफ से आपके लिए जिससे आपको बेनिफिट हो। अब एक बेसिक टॉपिक है जो बचा हुआ है थ्योरी में, आते हम लोग बात करते हैं उस पर, जैसे अकाउंटिंग के टर्म क्या है, ठीक है, बुक कीपिंग के टर्म क्या है, इन सभी बातों को आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। आज आते हम लोग पहले अकाउंटिंग से बात करते हैं, ठीक है। चलो सब लोग स्टार्ट करो बेटा, अकाउंटिंग क्या है, एक प्रॉपर डिफिनीशन हम लोग इस पर वर्क करेंगे, ठीक। आ जाओ बेटा, देखो सब लोग अकाउंटिंग क्या है, पढ़ लो, मैंने इसको हिंदी में थोड़ा लिख दिया है, हिंदी वाले बच्चे के लिए थोड़ा आसान है, ठीक है। देखो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है। अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, लेखांकन। तीन वर्ड को आप ध्यान रखोगे, एक है लेखांकन, एक है लेखाशास्त्र, और एक है बुक कीपिंग को क्या बोलते हो, पुस्तक पालन, ठीक। तो ध्यान रखोगे इन सभी बातों को। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है, और क्या है, साइंस है। अब आप हमको ये बताओ, कोई चीज आर्ट कब होती है, कोई चीज साइंस कब होती है, बस यही बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। आओ, देखो बेटा,
आर्ट कोई चीज कब होती है? जब हम लोग किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, वो क्या माना जाता है? आर्ट माना जाता है। सपोज दैट आप चाय बनाते हो, पहले गैस जला लिए, पतीला ले लिए, पानी रख लिए, चाय पत्ती, इन सब चीजों का इंतजाम कर लिए, फिर धीरे से आप चाय बनाते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या स्टेप बाय स्टेप होती है, एक साथ नहीं कर सकते हो, या प्रोसेस वाइज करते हो, या प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट है, या जहां पर यूटिलिटी का क्रिएशन है। अगर आप चाय बनाते हो तो यूटिलिटी क्रिएट करते हो कि नहीं? तो ध्यान रखोगे ये सब क्या है? आपके आर्ट है। कोई चीज साइंस कब होता है? ध्यान रखो, इसमें मेरा एक ही एग्जांपल है आपके लिए। बहुत सारे बच्चे हैं, अभी जैसे मैं उनसे बोलूं, जो हमारे बच्चे उनको छोड़कर, कि सूरज कहां से निकलता है और कहां डूबता है, तो बहुत बच्चों का आंसर रहता है सर ये पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। तो ये आंसर इज वेरी मच रॉन्ग। ठीक, देखेंगे यहां पर हम लोग ध्यान से, क्या देखेंगे? सूरज ना तो निकलता है ना तो डूबता है। प्लेनेट क्या है? अपनी जगह रोटेट करता है, इसकी वजह से डे एंड नाइट, ठीक है, होता है। तो देखो कि ये क्या है? साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज। कोई चीज साइंस अगर है, आपको प्रूव किया गया कि सूरज भैया ना निकलता है ना डूबता है, कैसे? साइंटिफिक बॉडी नॉलेज। फिर साइंटिफिक मैनर है, जैसे अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग को टू वे प्रोसेस बोला गया ना पहली लाइन में। क्यों बोला गया टू वे मॉनेटरी प्रोसेस? क्योंकि इसमें एक आदमी सामान बेचता है और दूसरा खरीदने वाला है, एक आदमी बेचने वाला दूसरा खरीदने वाला है, तभी तो टू वे प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सारे काम एक साइंटिफिक मैनर में हो रहे हैं, डे बाय डे हो रहे हैं, प्रॉपर आप जर्नल बना रहे हो, लेजर बना रहे हो, फिर ठीक है। इसीलिए क्या है, ये चीजें साइंटिफिक मैनर में है, इसीलिए इसको साइंस बोला गया। यहां पर कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ कन्वेंशन लगे हुए, कौन सी चीज डेबिट होनी है, कौन सी चीज क्रेडिट होनी है, एक ट्रांजेक्शन के कितने पहलू हैं, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को हमको ध्यान में रखना है, इसीलिए इसको हम लोगों ने नाम दिया साइंस। इस बात को मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आपको ये बातें कुछ हद तक समझ में आई होंगी। अब आ जाते हैं हम लोग वापस अपने टॉपिक में। देखोगे जो है आपका रिलेटेड किससे? अकाउंटिंग से। तो ध्यान रखो, ये कभी कभी पेपर में आपके स्टेप बाय स्टेप आ जाता है, ठीक है। तो आओ देखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या हो गया? पहली लाइन क्लियर हो गई, आर्ट एज वेल एज साइंस। किसकी आइडेंटिफाई करते हो? क्या आइडेंटिफाई करते हो? ट्रांजेक्शन क्या है, मोनेटरी है या नॉन मोनेटरी है सॉरी, ठीक है। फिर क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। कहां पर रिकॉर्ड करोगे? ये सब चीजें लिख लेना आप, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। फिर क्लासिफाई करते हो। क्या क्लासिफाई करते हो? जो डिफरेंट तरह की बुक्स ऑफ अकाउंट है, कौन सी चीजें कहां पर रिकॉर्ड की जाएंगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग किया आपने, क्लासिफाइंग के बाद समराइज किया, जो नरेशन लिखते हो आप, है ना, बीइंग गुड सोल्ड एट 10% का डिस्काउंट, ये सारी बातें जो होती हैं आपकी, ये सब क्या है? आपका समराइज होता है, ठीक है। फिर एनालाइज करते हो आप, उस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट क्या पड़ा, प्रॉफिट है, लॉस है, या एक्सेट्रा भी, और जो इस तरह की बातें होती है उन सभी बातों में, ठीक है। फिर आप कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। कम्युनिकेट किसको करोगे आप? पब्लिक को करोगे, है ना, या गवर्नमेंट को करोगे, आउटसाइडर को करोगे, जिसको भी चाहो आप कर सकते हो, ठीक है, या इंटरनल पर्सन को कर सकते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ध्यान दोगे आप यहां पर, बुक कीपिंग सॉरी अकाउंटिंग क्या है? आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। क्या करते हो इन सब चीजों का, या किसका करते हैं? फाइनेंशियल या मनी मेजरमेंट ट्रांजेक्शन की। इस बात को आपको यहां क्लियर करना पड़ेगा। एक चीज आप ध्यान रखोगे, जब बात उठेगी ट्रांजेक्शन की, तो हम लोग आ जाएंगे ट्रांजेक्शन पर। देखोगे सब लोग ट्रांजेक्शन, देखो बेटा, नोट कर लेंगे सब लोग इसको, ट्रांजेक्शन क्या होता है। देखो, ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं आपके, एक तो होता है आपका मोनेटरी एंड दूसरा होता है आपका नॉन मोनेटरी। मोनेटरी ट्रांजेक्शन को आप अकाउंटिंग में इन्वॉल्व करते हो, नॉन मोनेटरी को आप अकाउंटिंग में इन्वॉल्व नहीं करते हो। उसके पीछे रीजन चेक करें। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपसे पैसा ले रहा हूं, फीस ले रहा हूं, क्या है ये? मेरा इकोनॉमिक मोटिव है। तो ध्यान रखो, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसका मोटिव क्या है? इकोनॉमिक है, पैसा कमाना है, ठीक है। ध्यान रखोगे जो किससे रिलेटेड है, मनी या मनी इज वर्थ, उसको आपने क्या नाम दिया? उसको आपने नाम दे दिया मोनेटरी ट्रांजेक्शन। जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सैलरी पे, टीचर अपने स्कूल में पढ़ा रहा है, ये सब क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका मोनेटरी ट्रांजेक्शन। फिर देखोगे
आप पढ़ लिख के थक गए, अपने गांव गए, घर के मम्मी आपके चाय पिला रही है, आपको एडमिशन कराई, आपको पढ़ा लिखा रहे घर वाले, ठीक है। ठीक, तो ध्यान रखो जो क्या है सोशल नेचर के हो या लव एंड अफेक्शन से रिलेटेड हो, ठीक है, इस तरह के ट्रांजेक्शन को ध्यान रखोगे आपने नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में रखा है और इसको पूरा का पूरा अकाउंटिंग से बाहर रखा जाता है, ठीक है। ध्यान रखोगे टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, भाई अपने भतीजे को या बच्चे को पढ़ा रहा है, ये सभी क्या है आपके नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन माने जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखोगे जब हम लोग बात करें अकाउंटिंग की, तो हम लोगों ने बात किया किस टाइप के ट्रांजेक्शन को उसमें इन्वॉल्व किया गया है, तो ध्यान रखोगे मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन को यहां पर इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। तो ध्यान दोगे आप यहां पर फाइनेंशियल या मनी मेजरमेंट ट्रांजेक्शन एंड चेक देयर रिजल्ट टू। अकाउंटिंग की सबसे बड़ी बात क्या है, अकाउंटिंग का काम है चेक करना। किसको चेक करेगा, ट्रांजेक्शन को, है ना। क्या चेक करेगा, चेक करेगा प्रॉफिट हो रहा है उस ट्रांजेक्शन से, लॉस हो रहा है, या उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये सभी इस तरह की बातों को चेक करता है, ठीक है। तो यही है आपकी अकाउंटिंग की डिफिनीशन, आप इसको प्रॉपर लिख सकते हो, ठीक है। आ जाओ बेटा हम लोग आगे बात करते हैं फिर बुक कीपिंग पर। चलो देखो सब लोग ध्यान दो, एक बार पढ़ लें फटाफट। जब हम लोग बात करते हैं बुक कीपिंग की, जो बुक कीपिंग के ट्रांजेक्शन है या बुक कीपिंग किसको कहते हो, ये सारी बात जब हम चेक करते हैं तो देखो मैंने इसकी मीनिंग को दो तरह से पढ़ा है, एक वर्ड के बेस पर पढ़ा है और एक जर्नल मीनिंग के बेस पर पढ़ा है, ठीक है। जब मैं बात करता हूं वर्ड के बेस पर तो दो वर्ड है बुक प्लस कीपिंग, है ना। यहां पर देखोगे बुक का मतलब क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, जर्नल प्रॉपर, बिल्स पेपर, बिल्स पेपर, जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट है सभी बुक्स की बात करते हैं। अब देखोगे आगे कीपिंग का मतलब क्या, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। ध्यान रखो जब से हमारा कंपनीज एक्ट 2013 नया आ गया, बहुत सारे कंप्लायंस आ गए, आपको बोला इसने अनलिमिटेड ईयर तक अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करो क्योंकि हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो जाए तो हमको डिसीजन देने में परेशानी होगी, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इसलिए बुक कीपिंग का मतलब क्या हो गया, बुक को आप मेंटेन करो क्योंकि ये कंप्लायंस लगा रखा है द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। फिर जनरल मीनिंग की बात जब भी आप करोगे आओगे चेक करो, चार पांच बातें उसमें देखो बेटा ध्यान से। बुक कीपिंग क्या है, आर्ट एज वेल एज साइंस, अभी बात बताए साइंस कब होता है आर्ट कब होता है, किसकी, रिकॉर्डिंग की, फाइनेंशियल एंड मनी मेजरमेंट ट्रांजेक्शन की, ठीक है। कहां रिकॉर्ड करते हो, सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, कैसे रिकॉर्ड करते हो, सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिक मैनर में करते हो, क्यों करते हो, जिससे कुछ कंप्लीट हो जाए, क्या कंप्लीट हो जाए आपका, कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट मोटिव, है ना। अदर ऑब्जेक्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, चीपर रेट पर गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करना, समाज के लिए एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये सब हमारी बुक कीपिंग की डिफिनीशन है, आप इन चीजों को कायदे से लर्न कर सकते हो, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉपर प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक टर्म जुड़ा हुआ है अकाउंटिंग साइकिल, देखिए ध्यान से। देख लो सब लोग, पढ़ लो एक बार। देखोगे अकाउंटिंग साइकिल की जब भी बात होगी सबसे पहले कहां से उठेगा, ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन के बाद क्या करोगे आप, जर्नल करोगे। यही आपको एक लाइन से चैप्टर भी पढ़ना है, ये चैप्टर के नाम भी आप कह सकते हो। फिर लेजर पढ़ेंगे आप, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके तीन पोर्शन है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ठीक है। फिर आप लास्ट में क्या करोगे, एनालाइज करोगे, ठीक। ध्यान रखो ये जो यहां से लेके यहां तक के वर्क है ये सब किसमें आते हैं, बुक कीपिंग में। बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो 11 12 हो, ठीक है। 11 में पूछा जाता है, 12 का तो कोई बात ही नहीं, पीजीटी टीसी हो, ठीक है, चाहे नेट जेआरएफ हो, कई बार पूछा गया, आप इसको कायदे से पढ़े, ठीक। इसीलिए इसको क्या नाम रखा गया, प्राथमिक सीढ़ी, प्राइमरी स्टेज रखा गया इसका नाम, ठीक है। इसके बाद के जो काम है ये सब कहां होते हैं आपके अकाउंटिंग में, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया, सेकेंडरी स्टेज, ठीक है बेटा। आप इसको लिख लोगे। अच्छा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा ये एडजस्टमेंट एंट्री कहां से आ गया,
ध्यान रखो, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है कब से कब तक का होता है, ध्यान रखो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है। इसके बीच में बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है, अब जैसे एडवांस पेमेंट कर दिया तुमने इंश्योरेंस का, आउटस्टैंडिंग बिजली का बिल है, वो सारे खर्चे एडजस्ट नहीं हो पाते जो आपके इस साल के, तो क्या करना पड़ता है आपको, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहां रख दिया है। किताबों में आपको नहीं मिलेगा, आईसीआई के मटेरियल में ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आओ आगे बढ़ते फिर। अब जो बेसिक की बात है हमारी, यहीं तक की बात है। यहां तक के टॉपिक में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। कुछ चीजें और जान लेंगे आप। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, आप चाहें पढ़ें एक बार। जब रॉ मटेरियल पर प्रोसेस आप करते हो और डिफरेंट नेचर का गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, सिमिलर नेचर का नहीं है, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया। आटे से आपने ब्रेड बना दिया, बिस्किट बना दिया, है ना, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। गन्ने से चीनी बना दिया, आइडेंटिटी लूज हो गई। ये सब क्या है आपके मैन्युफैक्चरिंग। देखोगे ये न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, क्या कर रहा है ये, डिफरेंट नेचर के, डिफरेंट नेचर के गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, इसको आपने क्या नाम दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग। बस यही बात मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, फिर आ जाओगे आप, एक वर्ड और देखेंगे, प्रोडक्शन क्या होता है। देखोगे अगर प्रोडक्शन की बात करोगे, जब रॉ मटेरियल पर प्रोसेस हो, है ना, जब रॉ मटेरियल पर प्रोसेस हो और सिमिलर नेचर के गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस होते हैं, है ना, इसका मतलब अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर रहा है, तो आपने उसको क्या नाम दिया, प्रोडक्शन नाम दिया। जैसे अगर गेहूं का बीज डालोगे तो गेहूं का बीज पौधा निकलेगा, चावल का बीज, धान जिसको आप बोलते हो, तो धान निकलेगा। ठीक है, ये सब चीजें। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, ध्यान रखोगे आप। देखो हमारा ईयर कब से स्टार्ट होता है, कब से चलता है। जो ईयर का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, ईयर के दो कॉन्सेप्ट है, जरा आप पढ़ेंगे। एक है आपका कैलेंडर ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर है। कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को, कब खत्म होता है, 31 मार्च को। ये सारी बातें मैंने आपको यहां पर लिखी है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, जब आप ईयर की बात पढ़ोगे, ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, दो रहेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान देना इसमें। आप पहला क्या है आपका, पहला है इसमें आपका कैलेंडर ईयर, जो कब स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी को, और कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को, है ना। देखोगे, इसीलिए इसको क्या बोला गया, कैलेंडर ईयर। अकाउंटिंग में इसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, अगर आपको फॉलो करना है कर सकते हो, बट उसके लिए कुछ लीगल प्रोविजन है। ठीक, हम लोग हमेशा अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, जो कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हो आप हमको बता सकते हो। ठीक, अब इसीलिए आपको यहां पर एक बात क्लियर करना है, ऑपरेटिंग साइकिल। देखोगे भाई, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, पढ़ लोगे यहां पर सब लोग, करेंट एसेट से रिलेटेड भी है ये। ठीक है, जब आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को ईयर, और खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च को, ये समय कितने का है, 12 महीने का है। आप इसमें कन्वर्ट कर दे रहे हो कैश में, इसको आपने क्या नाम दिया, करेंट एसेट। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का पीरियड होता है। उस 12 महीने के पीरियड के दौरान जब आपने कोई एसेट्स को या किसी चीज को कन्वर्ट कर दिया कैश में, तो उसका नाम रख दिया करेंट एसेट। ध्यान रखोगे इन सभी बातों को। डेटर हो गया, इसमें आपका स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ये सभी बातें रहेंगी। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 टॉपिक और है। उन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, तो यहां तक आप क्लास करेंगे, इसके आगे की जो भी बातें होंगी हम लोग अपनी अगली क्लास में जल्द ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय। ठीक है बेटा, सबको बाय बाय।